हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर डियर चिल्ड्रन। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ब्रांड न्यू पोएम आपकी बुक रैप्सोडी से। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज ईव टू हर डॉटर्स। ओके, एंड दिस पोएम इज रिटन बाय जूडिथ राइट। तो ये जो पोएम है, इससे पहले मैं थोड़ा जूडिथ राइट के बारे में बताना चाहती हूँ कि जूडिथ राइट जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, शी इज़ अ फीमेल पोइटस एंड शी बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। और बिसाइड बीइंग अ पोइटस, वो उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं आर्बोजेनियल पीपल, ऑस्ट्रेलियन पीपल, आर्बोजेनियल पीपल जो वहाँ पे थे, और उनके जो आर्बोजेनियल लैंड है उनके बारे में काफ़ी कैंपेनिंग की है। तो शी वॉज ऑल्सो एक एन एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, एक एनवायरमेंटलिस्ट की तरह भी वो काम करती थी। और उनकी पोएम में आपको एनवायरमेंटल जो लव है उनका, वो आपको काफ़ी हद तक दिखेगा। और जो आर्बोजेनियन पीपल के लिए जो राइट वो चाहती थी, वो भी चीज़ें आपको पोएम में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये जो पोएम है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पोएम किसके बारे में है। तो देखिए, ये पोएम है एडम और ईव से के बारे में। इसमें शुरुआत यही होती है जहाँ पे ईव जो है अपनी डॉटर्स को कुछ बता रही है, कुछ संदेश दे रही है। ओके, सो एडम एंड ईव का जो कॉन्टेक्स्ट है आप जानते हैं कि बाइबल से है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो क्या होता है कि बाइबल में ऐसी कहानी है कि जो सैटन एक कैरेक्टर है बाइबल में, जिसने क्या किया कि ईव को उकसाया। ठीक है, ईव और एडम कहाँ रहते थे? गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे, हेवन में। और गॉड ने उनको फॉरबिड किया था कि आपको एक पेड़ था जिससे एप्पल आपको तोड़ के नहीं खाना है। और सैटन वॉज वेरी जेलस ऑफ एडम एंड ईव, तो उसने प्रोवोक किया ईव को ये कहते हुए कि आप ये एप्पल खा लो, अगर आप ये एप्पल खा लेते हो तो आप गॉड के इक्वल हो जाओगे। तो जो ईव है वो एप्पल खा लेती है, और अब इतना ही नहीं, वो जो है एडम को भी ऑफर करती है। तो गॉड इससे क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, उनको एक्सपेल कर देते हैं ईडन से। ओके, तो ये उनको सज़ा मिलती है कि आप जाओ धरती पे जाके रहो। ओके, एंड यू हैव टू वर्क फॉर योर लिविंग। ठीक है, उन्होंने श्राप दिया कि आपको अपने जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ेगा। और ईव को उन्होंने श्राप दिया कि आपको जब आप बच्चे पैदा होंगे तो उसमें आपको बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, यू विल फील द पेन वाइल गिविंग बर्थ टू योर चिल्ड्रन। तो ये इस श्राप के साथ ये लोग यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से हमारा पोएम स्टार्ट होता है। तो व्हाट इज द पोएम सेइंग? इट वाज नॉट आई हु बिगैन इट। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ईव बता रही है कि ये मैं नहीं हूँ जिसने ये सब शुरू किया था। तो क्योंकि क्या होता है ना कि मैन की आदत होती है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मैन, मतलब इन जनरल आप देखो कि कई केसेस में ऐसा होता है कि मैन की आदत होती है कि सारा ब्लेम वो औरतों पे दे देते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि औरतों पे ब्लेम देना इज़ फाइन, ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो औरतें हैं तो ब्लेम कर सकते हैं, उनको आराम से ब्लेम दिया जा सकता है। तो ये बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज करते हुए यहाँ पे बोलती है कि मैंने ये सब शुरू नहीं किया था। इट वॉज नॉट आई हु बिगैन इट, टर्न्ड आउट इनटू ड्रॉटी केव्स। तो क्या टर्न्ड आउट इनटू ड्रॉटी केव्स मतलब ये लोग पहले कहाँ रहते थे? ईडन के गार्डन में, एक सुंदर से गार्डन में, हेवन में रहते थे। और अब कहाँ ये रह रहे हैं? ये रह रहे हैं ड्रॉटी केव्स में। इनको इस तरह के एनवायरनमेंट में ढकेला जाता है। ठीक है, दे आर नॉट रेडी टू लिव इन टू दिस प्लेस, बट इनको सजा के तौर पे यहाँ पे भेजा जाता है। ओके, अंधेरे अंधेरे केव में ये लोग रह रहे हैं। हंग्री सो ऑफन हैविंग टू वर्क फॉर अवर ब्रेड। तो एक तरह से देखो तो ये लोग क्या है, अब ये लोग कितने प्रॉस्परस लाइफ वहाँ पे जीते थे ईडन में, और यहाँ पे इन लोगों को हंगर फेस करना पड़ रहा है। ओके, दे हैव टू फेस हंगर। तो अक्सर वो कह रही है कि अक्सर हम लोग को हंग्री रहना पड़ता था। हैविंग टू वर्क फॉर अवर ब्रेड, रोटी के लिए कमाना पड़ता था, है ना। तो हियरिंग द चिल्ड्रन वाइनिंग मीन्स क्राइंग। तो हम बच्चे हमारे रोते थे, हम उनको देख कुछ नहीं कर सकते थे, बस सुन सकते थे कि हमारे बच्चे रो रहे हैं, बट वी वे हेल्पलेस। वो ये ऐसा कहना चाह रही है, आई वॉज नेवरथलेस नॉट अनहैप्पी। लेकिन इसके बाद जो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने कहा कि मैं इन सब के बावजूद भी मैं अनहैप्पी नहीं थी। ठीक है, ये जो ड्रास्टिक कंडीशंस मुझे फेस करने पड़ रहे थे, सो आई वॉज स्टिल हैप्पी।
क्यों हैप्पी थी वो, अनहैप्पी क्यों नहीं थी वो? वेयर एडम वेंट आई वॉज फेयरली कंटेंटेड टू गो बिकॉज शी वॉज इन लव विद एडम, शी लव्ड हर पार्टनर। तो कहती क्योंकि एडम मेरे साथ था और जहाँ भी एडम जा रहा था मुझे खुशी थी कि मैं उसको अकम्पनी कर रही हूँ, मैं खुशी खुशी वहाँ जाने को तैयार थी। आई अडेप्टेड माई सेल्फ टू द पनिशमेंट, इट वॉज माई लाइफ। तो ये कहते हैं जो पनिशमेंट मुझे दिया गया मैंने उसको स्वीकार किया, पूरी तरह से अडेप्ट किया और मैंने उसको अपनी ज़िंदगी माना कि हाँ मेरी यही ज़िंदगी है, मैं इसको अडेप्ट करती हूँ। ओके, बट एडम यू नो सी, यहाँ पे एक तरह से छोड़ दिया गया है इस लाइन को, ठीक है, कि एडम, आप जानते हो एडम, तो मतलब कुछ सस्पेंस आने वाला है। ही केप्ट ऑन ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट, उसको ये इंसल्ट जो है बर्दाश्त नहीं, वो बार बार इसी के बारे में सोचता रहा, ठीक है। ओवर द ट्रिक दे हैव प्लेड ऑन अस, ओवर द स्कोल्डिंग, ओवर द ट्रिक, जो ट्रिक उसके साथ खेला गया था। अभी मैंने इस पोएम के स्टार्टिंग में आपको इसलिए स्टोरी बताई, बहुत ज़रूरी था बताना क्योंकि इसके बगैर आप ये पोएम ठीक समझ नहीं पाते। तो जो ट्रिक जो है खेला गया था, किसने खेला था? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ दे का मतलब है गॉड एंड सैटर्न, ठीक है, गॉड एंड सैटर्न। तो गॉड और सैटर्न जो थे उन दोनों ने मिलकर एक ट्रिक खेला जिसकी वजह से उनको ये फेस करना पड़ा, ओवर द स्कोल्डिंग, जो डांट उनको पड़ी गॉड से। ओके, ही हैड डिस्कवर्ड ए फ्लॉ इन हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप में एक फ्लॉ को डिस्कवर कर दिया था। सी व्हाट काइंड ऑफ फ्लॉ, फ्लॉ क्या होता है? आपके कैरेक्टर में, आपके आप अपने आप में जब जो है ना कुछ चीज़ें ऐसा देखते हो जो आप चाहते हो कि यार ये मेरे अंदर सही नहीं, ये जल्दी से मुझे हटाना है। ओके, दैट इज़ द फ्लॉ। जैसे कि आप समझ लो कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, सो उनको रियलाइजेशन होती है कि मैं गुस्सा करता हूँ, ये मेरे अंदर फ्लॉ है, दैट इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ थिंग दैट आई एम डूइंग। ओके, सो ये मुझे रिमूव करना है। उसी तरह ये फ्लॉ जो ये डिस्कवर कर रहा था कि दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ लाइफ आई यूज टू लिव, यू नो, तो मुझे ये इस तरह के लाइफ से बाहर आना है। आई वॉन्ट द सेम लाइफ आई यूज टू लिव इन एडन। सो मुझे उस लाइफ में फिर से वापस जाना है, मुझे उस तरह की ज़िंदगी फिर से चाहिए। तो दैट इज़ अ फ्लॉ दैट ही डिस्कवर्ड। हु डिस्कवर्ड? सैटर्न डिस्कवर्ड। सो हियर आई हैव रिटन कि फ्लॉ इन हिमसेल्फ मतलब क्या होता है? सैटिराइजेस एडम्स रियलाइजेशन दैट ही इज नॉट परफेक्ट। ये बता रहा है, एडम रियलाइज कर रहा है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इस तरह से जीने के लिए नहीं बना हूँ। ओके, एंड ही हैड टू मेक अप फॉर इट, और मैं अपने इस फ्लॉज को हटाने के लिए, जो मेरी कंडीशन अभी करंट कंडीशन है, हटाने के लिए मैं इसके लिए काम करूँगा, मैं इसको किसी भी तरीके से रिमूव करूँगा। तो ये एडम का रियलाइजेशन है। ओके, नाउ let's move further. Outside Eden the earth was imperfect. See, यहाँ बताया जा रहा है कि ईडन के बाहर जो है अर्थ इम्परफेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना इस पोएम के बारे में कि जो एडम और ईव है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, ये एक तरह से दे आर प्रेजेंटेड एज फ्लॉलेस एंड इमेजरी ऑफ कॉलोनियल पीपल। ठीक है, कॉलोनियल पीपल को सिग्निफाई कर रहे हैं, वो पीपल जो आके बस गए, कहाँ बस गए? आके ऑस्ट्रेलिया में आर्बोजेनियन लैंड पे आके बस गए। और अर्थ जो है, ये जो अर्थ है दैट इज द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये अर्थ ऑस्ट्रेलिया है फॉर एडम एंड ईव। गॉट इट? और एडम और ईव जो है कॉलोनाइजर्स है जो अर्थ पे आके बस गए हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको पोएम के स्टार्टिंग में बताया कि जो जुडिथ राइट है ये एनवायरमेंटलिस्ट है और इन्होंने काफ़ी कैंपेनिंग की है आर्बोजेनियन लैंड को बचाने के लिए, तो इसलिए इन्होंने अपने पोएम में भी इसको रिफ्लेक्ट किया। ये कह रही है कि यार ये जैसे जिस तरह से एडम और ईव आके बस गए अर्थ में, उसी तरह कॉलोनाइजर्स जो थे आके बस गए, कहाँ पे बस गए? आके ऑस्ट्रेलिया में बस गए और वहाँ पे वो अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चेंज करना चाहते थे, जैसे कि यहाँ पे एडम करना चाहता है अपने लाइफस्टाइल को चेंज। राइट? ओके, तो ये कह रहे हैं कि अर्थ को इम्परफेक्ट बताते हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए अर्थ इम्परफेक्ट है। आउटसाइड ईडन, क्योंकि ईडन इज़ द प्लेस ऑफ हेवन, हेवन का जगह है, वहाँ पे सब तरह की चीज़ें, सब तरह की लग्जरीज मौजूद है। ओके, द सीजन्स चेंज, यहाँ पे क्या क्या इम्परफेक्शन है? यू कैन सी हियर द सीजन्स चेंज, यहाँ पे सीजन्स चेंज होती है, गर्मी, बरसात, बारिश, है ना। एंड द गेम वॉज फ्लीट फूटेड, ही हैड टू वर्क फॉर अवर लिविंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनको काम करना पड़ रहा है, इनको अपना जो है
एक रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, एंड ही डिडंट लाइक इट, और इसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ओके, ही इवन कंप्लेन्ड ऑफ माई कुकिंग, तो उसको यहाँ का खाना भी पसंद नहीं आ रहा है, जो वो ईव जितने प्यार से खाना बनाती थी एडम के लिए, उसको वो भी पसंद नहीं आता है। एंड ही यूज टू कंप्लेन ऑन एवरी ट्रिफल थिंग, तो बोलते इवन कंप्लेन ऑन माई कुकिंग, क्योंकि वो हर चीज़ में हेवन से कम्पीट कर रहा था चीज़ों को, है ना। तो इट वॉज हार्ड टू कम्पीट विथ हेवन, तो हेवन से अर्थ को कम्पीट नहीं किया जा सकता। ओके तो यहाँ पे एक समझदारी भी दिख रही है ईव की, कि वो एक नए एनवायरनमेंट में आके रह रही है, बट वहाँ से उसको शिकायतें कम है। बट एडम जो है वो उसको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, वो बहुत सारी चीज़ें बदलना चाह रहा है, वो उसको इम्परफेक्शन जो है इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ओके, सो ही सेट टू वर्क, अब वो कि क्या वर्क करना, नॉट वर्किंग फॉर द ब्रेड, ही इज नॉट देयर टू वर्क फॉर द ब्रेड बट फॉर द चेंजेस ही वांट टू मेक। ठीक है, उसको चेंज करना है, अपने आस पास के एनवायरनमेंट को अपने जो है बनाना है इक्वल टू ईडन। ठीक है, ताकि वो जो चीज़ें वो मिस कर रहा है वो सारी चीज़ें उसको वापस मिले। ओके, द अर्थ मस्ट बी मेड अ न्यू एडन। सी हियर ही इज टेलिंग, Eve is telling that he wanted to make the earth a new Eden, okay, with central heating, domesticated animals, mechanical harvesters, combustion engines, escalator, refrigerators, all these modern equipments he wanted to have on earth। ठीक है, वो चाहता था ये सारी चीज़ें जो उसको वहाँ मिल रही थी, हर तरह की, ये क्या है, ये हमारे ये सुविधाएं हैं जो हम लोगों को मिलती है, पर उस समय ये सुविधाएं कहाँ थी। ये कह रहा है कि ये सब चीज़ें मॉडर्न चीज़ें तो थी वो हेवन में थी प्रॉबेबली, और वो चीज़ें यहाँ नहीं थी। ठंडक का एनवायरनमेंट था, बहुत ठंडा था, ठंडी गुफाएं होती थी, हीटिंग नहीं अवेलेबल थी, और बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें नहीं अवेलेबल थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करना चाह रहा है एडम। ओके, and modern means of communication and multiplied opportunities for safe investment and higher education for Abel and Cain and the rest of the family. You can see how his pride has been hurt। यहाँ देखो बार बार and यूज़ किया जा रहा है, तो मतलब उसके मल्टीपल विशेस को यहाँ पे शो कर रहा है। दिस इज एंजैपमेंट दैट इज यूज हियर, द फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पे यूज़ किया गया है दैट इज एंजैपमेंट। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, विथ थ्रू दिस एंड यूज ऑफ रिपीटेड यूज ऑफ एंड, ये शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा ग्रीड है एडम के अंदर, कि वो सब कुछ चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए, वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उसको मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, उसको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स चाहिए, सेंट्रल हीटिंग चाहिए, मैकेनिकल हार्वेस्टर चाहिए, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। एबल एंड केन विद द चिल्ड्रन ऑफ एडम एंड ईव, ये इनके बेटे हैं, तो उनके लिए हायर एजुकेशन चाहिए, एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली, सबके लिए सब कुछ चाहिए। आज के मॉडर्न मेन की लस्ट को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, वेयर ही इज़ नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विथ एनीथिंग। अगर इस कॉम्प्रोमाइजेशन में ये क्या होता है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज करता है तो उसकी नेचर को फिर भी बेनिफिट होगा, पर वो एट ऑल कॉस्ट ये सारी चीज़ें चाहता है। इसमें सबसे ज़्यादा हार्म पता है किसका? नेचर का हार्म है। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है बट हार्म नेचर का है, बट उसको इस चीज़ की कोई कदर नहीं है। उसे ये सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि ये चीज़ें उसको प्लेजर्स देंगी, हर तरह का प्लेजर देंगी उसको। ठीक है, एंड वो कह रहा है कि, और बता रही है यहाँ पे ईव कि देखो कितना ज़्यादा उसका प्राइड हर्ट हुआ है। ठीक है, इसलिए उसको सारी चीज़ें वापस चाहिए। सॉरी, in the process he had to unravel everything because he believed that mechanism was the whole secret। he has always mechanical minded, वो कह रही वो हमेशा मैकेनिकल माइंडेड रहा है, और उसका ये मानना है कि मैकेनिज्म जो है ना वो ही सीक्रेट है इस अर्थ का। ठीक है, इस अर्थ का सीक्रेट ही मैकेनिज्म है। ओके, और उसको सब चीज़ें अनरेवल करना, सब चीज़ें उसको चाहिए। ओके, ही गॉट टू द वेरी इनसाइड ऑफ द वोल मशीन एक्सक्लेमिंग एज ही वेंट, सो हाउ इट वर्क्स। ठीक है, वो सब चीज़ों के अंदर में जा रहा है। ठीक है, सब चीज़ें उसको अनरेवल करना है, कौन सा चीज़ कैसे बन रहा है, कौन सी चीज़ के पीछे क्या है। ठीक है, एंड नाउ दैट आई नो हाउ इट वर्क्स वाई आई मस्ट हैव इन्वेंटेड इट। एज फॉर गॉड एंड द अदर दे कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, एंड वॉट कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड डजंट एक्सिस्ट। यू सी ही हैड ऑलवेज बिन जेलस। सी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, ये डेमोन्स्ट्रेट
डेमॉन्स्ट्रेटेड वर्ड जो है ना बहुत ही डीप सेंस में लिया गया है। देखो साइंस में क्या होता है, साइंस इज बेस्ड ऑन डिमॉन्स्ट्रेशन। अब ये जितनी भी चीज़ों की इसने बात की थी ना, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस और यू सी सेंट्रल हीटिंग, मैकेनिकल हेवर्स, जो भी चीज़ों की इन्होंने बात की थी, जो भी चीज़ें चाहता है, तो दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन साइंस। ये साइंस के द्वारा दिए हुए गिफ्ट्स हैं। तो ये जो है ना, साइंस क्या बोलता है, साइंस कहता है कि जिस चीज़ को हम डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जिसका हम प्रूफ ला सकते हैं, राइट, तो वो चीज़ एक्सिस्ट करती है। तो यहाँ पे ये भी एडम भी यही मानता है कि जो चीज़ें हम जिसको हम कहते हैं ना हेंस प्रूव्ड, है ना, कहते हैं ना कि हाँ ये चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं, हाँ ये चीज़ें होती है, हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस तो यही बिलीफ मानता है ना कि जिस चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं वो चीज़ एक्सिस्ट करती है। और यहाँ पे जो एडम है वो भी यही चीज़ मान रहा है कि जिस भी चीज़ों को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो एक्सिस्ट करती है। ठीक है, तो वो जो हर एक मशीन का कल पुर्जा, उसके अंदर की चीज़ें, सब चीज़ को वो अच्छी तरह से देख रहा है, परख रहा है, और उसके अंदर एक प्राइड वाली फीलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। ओके, और किसको हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, गॉड एंड द अदर, गॉड को हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, और जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते वो नहीं एक्सिस्ट करता है ना। आज का मॉडर्न मैन यही मानता है कि जो चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते वो इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि गॉड को डेमोन्स्ट्रेट करना इज़ नॉट ईजी, तो गॉड भी इस दुनिया में नहीं है, वो प्रूफ के साथ ये बात बोल सकता है। ओके, now he got to the center where nothing at all can be demonstrated and clearly he doesn't exist, but he refuses to accept the conclusion. You see, he was always an egoistic. तो यहाँ बोल रहा है ये जो इसका प्रूव करने का जो प्रोसेस है ना, ये एक्सेस नहीं करता, ये एक्सेस नहीं करता, बिकॉज साइंस इसको प्रूव नहीं करता। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि उसने इस कंडीशन में अपने को ला के वो उस जगह पे आके खड़ा हो गया है जहाँ पे उसको ये वो प्रूव करता है कि ह्यूमन themselves cannot exist, ह्यूमन जो है खुद से एक्सिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो उसका कंक्लूजन निकलता है, ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द कंक्लूजन, उसको ये कंक्लूड उसने कर लिया कि ह्यूमन जो है themselves एक्सिस्ट नहीं करते हैं, तो इसको ये बात, लेकिन वो रिफ्यूज़ करता है इसको मानने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है, क्योंकि वो साइंस में फुली बिलीव करता है, तो साइंस के बिलीव के अकॉर्डिंग ही उसका ये बात प्रूव हुआ कि ह्यूमन ने एक्सिस्ट करते खुद से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज ही इज़ एन ईगोइस्ट। ठीक है, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। ठीक है, ईगोटिस्ट होने की वजह से वो अपने ही कंक्लूजन को डिनाई करता है। ठीक है, देखो डिमॉन्स्ट्रेशन जो है दैट अलाउज नो प्लेस फॉर फेथ एंड होप इन द स्पिरिचुअल। डिमॉन्स्ट्रेशन में स्पिरिचुअलिज्म के लिए कोई प्लेस नहीं है। देखो, सो साइंस इज बेस्ड ऑन डिमॉन्स्ट्रेशन एंड सो इट हैज़ वाइडेंड अ बिग गैप, एक गैप इसने वाइडन कर दिया है बिटवीन मैन एंड गॉड, जहाँ पे मैन जो है पूरी तरह से गॉड के एक्सिस्टेंस को डिनाई करता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज वार्मर दैन दिस इन द केव, देयर वॉज नन ऑफ दिस फॉल आउट। आई वुड सजेस्ट फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन दैट इट्स टाइम यू टुक ओवर। देखो, अब यहाँ पे डायरेक्टली अभी तक मैं जो चीज़ें ये बोल रही थी, ठीक है, बता रही थी, तो यहाँ डायरेक्ट कन्वर्सेशंस नहीं हो रहे थे उनके डॉटर्स के साथ, पर इस पैराग्राफ से डायरेक्ट कन्वर्सेशन शुरू हो जा रहा है। तो कहती है कि ये जो केव जिसमें हम रहते थे ना, जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, वो उससे वार्मर था। वो जिस जगह में अभी हम रह रहे हैं, जहाँ पे सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, उससे वार्मर था वो केव, ज़्यादा अच्छा जगह था वो। ठीक है, देयर वाज नन ऑफ दिस फॉल आउट। ये फॉल आउट का क्या मतलब हो? ठीक है, ये जो मैकेनाइजेशन हुआ है, ठीक है, मैकेनाइजेशन की वजह से जो एनवायरनमेंट को हानि पहुंची है, ठीक है, ये फॉल आउट है। बिकॉज ऑफ मॉडर्न मैकेनाइजेशन एनवायरनमेंट को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो ये कह रही जो एनवायरनमेंट ने सफ़र किया है बिकॉज ऑफ मॉडर्न मैकेनाइजेशन, तो इस तरह का फॉल आउट नहीं था वहाँ पे। राइट, आई वुड सजेस्ट फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन दैट इज़ टाइम यू टुक ओवर। तो ये कहती है अपनी डॉटर्स को, ये डायरेक्टली यहाँ पे बोल रही है, ठीक है, कि अब टाइम आ गया है कि अब ये चेंज हम भी करें।
ठीक है, हम अपने नेचर को बचाने के लिए स्टेप लें। ठीक है, तो ये कहती है कि टेक दिस अंडर योर कंट्रोल, अपने अंदर ये कंट्रोल में लाओ। ठीक है, ये अपने आप को ये एक तरह से ये ना एक तरह से रिग्रेट कर रही है ईव कि भाई मुझे भी करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, बिकॉज शी वॉज वेरी सबमिसिव। वो बहुत ओबीडियंट थी अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के तरफ, तो वो नहीं उसको मना कर पाई। ठीक है, कि आप मत करो ये सब चीज़ें, बट आप आज ये समय है कि अपनी डॉटर्स को बोलती है कि अब समय आ गया है कि आप लोग इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लो और आवाज़ उठाओ। ठीक है, तो इट्स टाइम यू टुक ओवर। ओके, आगे बढ़। Now she says, but you are my daughters. You inherit my own faults of character. You are submissive, following Adam, even beyond existence. Okay? तो वो कहती है कि बेटा तुम लोग मेरी डॉटर हो, तुम लोगों की मैं माँ हूँ। ठीक है, और मेरे जो फॉल्ट्स ऑफ कैरेक्टर है, क्या फॉल्ट ऑफ कैरेक्टर है यहाँ पे, मेरे कैरेक्टर की क्या गलतियाँ हैं। ओके, क्या गलतियाँ हैं कि मैं सबमिसिव थी, मैं बहुत लॉयल थी अपने पार्टनर की तरफ। ठीक है, जो मैंने एडम को ब्लाइंडली फॉलो किया। ठीक है, फॉलोड एडम बियॉन्ड इवन बियॉन्ड एक्सिस्टेंस, मतलब इसका क्या मतलब है कि मैं ब्लाइंडली जैसा जैसा एडम ने कहा वैसा वैसा मैंने किया, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखा। जो मोस्ट ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी करती हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखती है, गलत कभी साथ इसलिए दे देती है कभी कभी बिकॉज उसके हस्बैंड, उसके भाई, उसके पेरेंट्स जो है उनको लगता है कि हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। ओके, तो उसी तरह जो है यहाँ पे ईव भी कह रही है कि मैंने, ठीक है, मैंने जो किया है वो तुम मत दोहराना। ठीक है, तुम लोग भी इनहेरिट करते हो उस कैरेक्टर को। किस कैरेक्टर को? मेरे सबमिसिव कैरेक्टर को। ठीक है, वो फॉल्टी कैरेक्टर है। मेरा सबमिसिव कैरेक्टर कैसा, वो अच्छा नहीं है, वो फॉल्टी कैरेक्टर है। तो फॉल्स ऑफ कैरेक्टर हैव देयर ओन लॉजिक एंड इट ऑलवेज वर्क्स आउट। आई ऑब्जर्व दिस विद एबल एंड केन। यहाँ भी एक छोटा फेबल है, स्टोरी है बाइबल का कि एबल और केन जो थे, उन्होंने जो है गॉड ने उनसे ऑफरिंग मांगी थी एबल एंड केन से। केन जो है वो एल्डर ब्रदर था, एबल जो है वो यंगर ब्रदर था। तो केन ने कुछ फ्रूट्स वगैरह ऑफर किया था और एबल ने लैम्स ऑफर किया था। तो गॉड को एबल का जो है ऑफरिंग ज़्यादा पसंद आया था, जिसकी वजह से केन को बहुत जेलसी होती है, आगे जाके उसने एबल को मार दिया। ठीक है, तो इस तरह की स्टोरी थी। तो ये कहना क्या चाह रही है कि फॉल्ट्स ऑफ कैरेक्टर दे हैव देयर ओन लॉजिक एंड इट ऑलवेज वर्क्स आउट। तो देखो ये फॉल्टी कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे एबल और केन ने किसके कैरेक्टर को इनहेरिट किया? अपने फादर के कैरेक्टर को इनहेरिट किया है। गुस्सा, जेलसी, इस तरह की चीज़ें जो थी ना, उसने अपने फादर से इनहेरिट किया है। और उसी तरह यहाँ पे ईव के कैरेक्टर यानी ईव के सबमिसिव कैरेक्टर जो है उसको उसकी डॉटर ने इनहेरिट किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Perhaps the whole elaborate fable right from the beginning is mean to demonstrate this. Perhaps it's for the whole secret. Perhaps nothing exists but our faults. At least they can be demonstrated. तो ईव कहती है, जिस शुरू से अंत तक जो मैंने कहानी बताई है ना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग तो टिल नाउ जितनी कहानी बताई है, ये इसी सब चीज़ों को समझाने, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बताई गई है। और ये यहीं पे सारा सीक्रेट लाई करता है। देखो कुछ परहैप्स नथिंग एक्सिस्ट, देखा जाए तो कुछ भी एक्सिस्ट नहीं करता, बस हमारा फॉल्ट एक्सिस्ट करता है। ठीक है, हमारी बुराइयाँ एक्सिस्ट करती है और इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये बताना चाह रही है कि देखो ये चीज़ें हमने प्रूव करके दिखा दे कि मेरी बुराइयों की वजह से, मेरे सबमिसिव कैरेक्टर की वजह से शायद जो है आज एडम ऐसा हो गया है। ओके, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, राइट। तो वो उनको आगाह कर रही है कि बेटा तुम लोग ऐसा मत बनना, अपने मैन के हाँ में हाँ मत मिलाना अगर वो गलत लगे तुमको। ठीक है, एक तरह से डायरेक्ट मैसेज ये देना चाह रही है इस पैराग्राफ के थ्रू। ठीक है, और ये बता रही है, लास्ट पैराग्राफ में आता है, इट इज़ यूजलेस टू मेक सच अ सजेशन टू एडम, ही हैज़ टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू गॉड हु इज़ फॉल्टलेस एंड डजंट एक्सिस्ट। तो कह रही है कि अब एडम को कुछ भी समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा है? क्योंकि उसने अपने आप को भगवान में कन्वर्ट कर दिया है। उसको वो भगवान को नहीं मानता, वो तो खुद ही भगवान बन गया है।
है ना, वो खुद भगवान बन गया है। और क्या, कैसा भगवान, भगवान क्या होता है जिसमें कोई कमी नहीं होती है, कोई फॉल्ट नहीं होता, तो वो फॉल्टलेस है एंड डज नॉट एक्सिस्ट। देखो एक सैटारिकल वे में बोला जा रहा है ना, डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। अब वो भी भगवान बन गया तो वो भी एक्सिस्ट नहीं करता है कि नहीं, क्योंकि वो तो सब चीज़ों को पीछे साइंस का प्रेडिक्शंस, साइंस की प्रूफ्स मांगता है, सब चीज़ों को साइंस के फॉर्म में बिलीव करता है। तो वो भी भगवान बन गया है, वो भी फॉल्टलेस हो गया है, वो भी एक्सेस नहीं करता है, तो अब वो हमारी बातों को नहीं सुनेगा, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे ईव दे रही है अपने डॉटर्स को, तो नॉट टू बिकम सबमिसिव टू मेन व्हेन दे आर रॉन्ग, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक पोएम ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे मैसेज आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं फॉर द विमेन, एंड ऑल्सो यहाँ पे एनवायरमेंट की भी बात की जा रही है कि कैसे बाहर के लोग आके किसी की लैंड को ऑक्युपाई कर लेते हैं और उनकी नेचुरल हैबिटेट को मॉडर्न तरीकों से बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सिर्फ वहाँ की प्रकृति, वहाँ का नेचर ही नहीं हार्म होता है, बल्कि वहाँ के लोगों के माइंडसेट भी हार्म होते हैं। वहाँ के लोगों की लिविंग कंडीशन सुधरने के बावजूद भी उनकी जो कल्चरल वैल्यूज है उनको चोट पहुँचती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू राइट इन द कॉमेंट सेशन। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट बने। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।